नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सबसे पहले मैं आज आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। कल कुछ कारणों की वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए आज आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, हम कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी और मैथमेटिक्स से, हमारा विषय है मैथमेटिक्स, इसलिए हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है अभी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कंसेप्ट है जिस पर टीजीटी या पीजीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, उन्हीं कंसेप्ट पर, और वही सब आपके पाठ्यक्रम में भी है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं हर बार ये बातें बताता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर समय नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहली बात तो अभी तक मैंने बोला था कि समुच्चय चैप्टर समाप्त हो चुका है और लगभग समाप्त हो चुका था। कुछ चीजें छूट गई थी, जैसे कि हमने आपको कंप्लीमेंट तो पढ़ाया था, लेकिन कंप्लीमेंट के गुणधर्म नहीं बताए थे। दोस्तों, कंप्लीमेंट के गुणधर्म आपको पता हो ना हो, अगर आपको कंप्लीमेंट यानी पूरक जो हमने पढ़ाया था, पूरक समुच्चय, अगर आपको उसका कंसेप्ट क्लियर है तो इनको, इसके जो गुणधर्म हैं उनको आप खुद ही डिराइव कर सकते हैं। लेकिन एक बार एक नज़र इनको भी देख लेने से, जैसे कोई बड़ा प्रश्न अगर आता है तो इनका आप डायरेक्ट एज ए फार्मूला, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं इनके नियम, एज ए फार्मूला इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका समय बचेगा और उसको अलग से प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, जो ये पार्ट छूट गया था पूरकों के गुणधर्म, इनको देखते हैं और इनको प्रूफ करके भी देखते हैं कि इनको प्रूफ अगर हम करेंगे तो क्या ये सही है कि नहीं। ठीक है, और उन्हीं पर जो कंप्लीमेंट के जो भी जो उसका बेसिक कंसेप्ट था, उसी आधार पर हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या है ये। देखिए, पूरकों के गुणधर्म, पहला हमने यहाँ लिखा है पूरक नियम है। पहला है सेट ए यूनियन सेट बी का डैश, यानी जो सेट ए डैश है वो ए का कंप्लीमेंट है, इज इक्वल टू यू। अब देखिए, यहाँ पर तीन समुच्चय हैं। अब देखिए, इसको हम वेन डायग्राम से बनाकर पहले सीखते हैं। देखिए, जो वेन डायग्राम हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, ये है आपका यू के अंदर सभी आते हैं। जो आयताकार आपने बनाया, रेक्टेंगल बनाया है, इसमें जितने भी एलिमेंट यहाँ पे लिखे जाएंगे सब यू में समाहित है, यानी वो यू की एलिमेंट है। अब यहाँ पर कोई एलिमेंट है ए, ये क्या है ए, तो ए डैश क्या है, यानी यू में से जब ये ए वाला पार्ट हट जाएगा, मतलब इस गोले के जो बाहर जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, ए डैश होंगे। ठीक है, वही ए डैश होंगे, यही जो है इसका वो है। तो ए डैश जो है इसका जो पूरक होगा वो ए डैश होगा। मान लीजिए यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर है 6 7। अब देखिए, ए में एलिमेंट क्या है, 6 और 7। यू में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, 5 नहीं है, 6 और 7। अब ए डैश आपको पता करना है, तो ए डैश का मतलब क्या है, यू में से ए को निकाल देंगे, यू डिफरेंस ए कर देंगे, ये बराबर क्या आ जाएगा, तो 6 7 को छोड़ करके जो चीज़ें यहाँ पर हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ए यूनियन ए डैश लिखना है। तो देखिए, ए यूनियन ए डैश मतलब ए और ए डैश, देखिए ए यूनियन ए डैश मतलब ए के एलिमेंट और ए डैश के एलिमेंट को मिला करके लिखना है। ये बराबर क्या हो जाएगा, ए में है 6 और 7, 6 और 7, और इसमें है 1 2 3 4। अब देखिए, क्या ये जो एलिमेंट इसमें है 6 7 1 2 3 4, और देखिए यू में जो एलिमेंट हमने 1 2 3 4 6 7, यानी 6 7 यहाँ भी, 6 7 यहाँ भी, 1 2 3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी ये बराबर किसके आ गया, सेट यू के। तो क्या ये चीज, ये जो पहला नियम है पूरक नियम, ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको एक पूरक नियम मान लिया। ठीक, इसी तरह से एक दूसरा है। अच्छा, इसको आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। वेन डायग्राम में जब आप देखेंगे, देखिए हमने 6 7 को छोड़ा तो हमको जो
इस गोले के केवल बाहर ये वाला पोर्शन है, ये ए डैश है। अब अगर ए डैश और ए को मिला लेंगे, ए डैश का और ए का यूनियन कर लेंगे, तो ये जो पूरा इतना पूरा आ जाएगा ना, ये सारे एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे तो यू के बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही वेन डायग्राम को देखने से ही पता चल रहा है, वेरी इजी। ठीक है, तो इसको आपने समझा। इसी तरह से हम ये दूसरे वाले को देखेंगे। दूसरा वाला देखिए, ए इंटरसेक्शन ए डैश है, ए इंटरसेक्शन ए डैश है, तो देखिए ये ए है और ए डैश क्या है, इस गोले के बाहर जो एलिमेंट है वो ए डैश है। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना दोस्तों। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब दो सेट होते हैं और दोनों में इंटरसेक्शन लेना होता है, तो जो दोनों में मौजूद होते हैं उनको हम कॉमन करके लिख लेते हैं, एक नया सेट बन जाता है। वो जो कॉमन होता है वो नए सेट का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए डैश ये बराबर क्या होगा, यहाँ पर हम एक एलिमेंट लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, जो ए में भी हो, इस गोले के अंदर भी हो और इस गोले के बाहर, यानी ए डैश भी हो। तो कौन सा एलिमेंट है, क्या दो यहाँ पर है, नहीं है, एक है, नहीं है, तीन है, नहीं है, चार है, नहीं है, क्या छह इधर है, नहीं है, सात इधर भी है, नहीं है। तो भैया जब ये दोनों कोई मैच ही नहीं कर रहा है, यानी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, जीरो एलिमेंट है, तो इस समुच्चय में कितने एलिमेंट आ गए, जीरो एलिमेंट आ गए। तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, और ये बराबर हो गया 5। और हमने आपको बताया भी था कल, आप जो इसकी प्रीवियस क्लास थी उसमें बताया था कि जब भी दो सेट हों और दोनों में इंटरसेक्शन लेना हो, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो आप क्या करेंगे, क्योंकि जो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी समुच्चयों का उस समुच्चय होता है, इसलिए रिक्त समुच्चय को उसका हम कॉमन मान लेंगे। ठीक है, तो उसका इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय यानी 5 हो जाता है। इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। तो आपका दूसरा भी नियम समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़िए, डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन है, इन्होंने जो ये दिया, इनका है कि ए यूनियन बी का होल का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको भी प्रूफ करके आप देख सकते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी, पहले तो आपको ए यूनियन बी पता होना चाहिए, फिर आप उसका ए डैश निकालेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें ए यूनियन बी, अच्छा यहाँ पर हमने बी लिया नहीं था तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर कर हम दूसरा जो है बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए जो पहला वाला है, देखिए इसमें ए और बी दिया है और डैश दिया है, इसका मतलब यू भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा लेते हैं, यू को पहले ए और बी मान लें फिर यू मान लेते हैं। देखिए यू बराबर ए बराबर और बी बराबर, हमें तीन चीज लेना है। मान लीजिए ए बराबर हमने 1 2 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 2 3 ले लेते हैं। बी बराबर ले लेते हैं 3 4 और 5 ले लेते हैं। ठीक है, हाँ 3 4 और 5 और यू बराबर लेंगे हम 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर देखिए जब कंप्लीमेंट भी निकालना है, इसका मतलब जब ये कंडीशन दी हुई रहती है ना, ये कंडीशन जब दी हुई रहती है तो इसका मतलब यू जो है यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है, और उसके अलावा जितने सेट यहाँ ए बी सी डी जो भी लिखे गए हैं वो उसके उप समुच्चय ही हैं। तो यू में सभी एलिमेंट होने चाहिए जो अन्य में हैं। ठीक है, अन्य में इसके सभी सेट हो या ना हो, लेकिन इसमें सभी सेट होने चाहिए। तो इस तरह से अगर हम बनाएं, ये अगर सेट ए है, ये सेट बी है और ये यू है। अब ए में क्या है, 1 2 3 है, 1 है 2 है 3 है, और बी में क्या है 3 4 5 है। तो देखिए बी में देखो 3 है 4 है 5 है, 1 2 3 4 5। हम एक एलिमेंट बढ़ा लेते हैं 6। हम बढ़ा क्यों रहे हैं वो अभी हम आपको बताते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसको बढ़ाने का रीजन ये है कि जब हम कि यहाँ पर इसके बाहर भी एक एलिमेंट रहे, ताकि अगर ए यूनियन बी का अगर हमें डैश निकालना हो तो वहाँ पर एक
एक कोई ऐसा हमारा सेट बने जो दिखाई दे, एक उसमें एलिमेंट हो, वरना वहां पर 5 सेट बन ही जाएगा, उससे भी प्रूफ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, ए यूनियन बी पहले हम निकाल लें, तो ए यूनियन बी भाई क्या हो जाएगा, यानी ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को मिला करके लिखना है। तो देखिए ए और बी के एलिमेंट ये पूरा ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, ये ए यूनियन बी है, और ए यूनियन बी का डैश लेंगे तब क्या आएगा भाई, यानी ये ए है, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, इनका यूनियन हो गया। अब ये जो यूनियन है इसको छोड़ करके, ठीक है, इसको अगर हम कलर कर ले कुछ इस तरह से, इसको छोड़ करके जो एलिमेंट बचे हैं, क्या बचा है, 6 बचा है, तो यहाँ पर इसमें लिख लेंगे 6। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये। अब दूसरा राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश निकाल लें, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, जो चीज़ें ए में है उनको छोड़ करके, ए में है 1 2 3, उनको छोड़ करके यू में जो चीज़ें यानी 4 5 6 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 5 6, और बी डैश में क्या है, बी डैश बराबर जो चीज़ें बी में है इनको छोड़ करके यू में जो है, यानी 3 4 5 को छोड़ करके, यानी 3 4 5 को छोड़ करके 1 2 है और 6 है, 1 है 2 है और 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, यानी ए डैश और बी डैश में कॉमन लेना है, जो एलिमेंट है दोनों में दिखे। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, 1 2 इसमें नहीं है और 4 5 इसमें नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ गया 6। अब देखिए यहाँ पर भी 6 आया था, लेफ्ट हैंड साइड में जो आया था ए यूनियन बी का डैश, देखिए इसमें एलिमेंट 6 आया था, और ए इंटरसेक्शन बी डैश को हमने निकाला, यहाँ पर भी 6 आया, तो यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया डी मॉर्गन का पहला नियम। ठीक है, अच्छा ये तो हमने किया रोस्टर विधि से, इसको आप इसमें भी देख करके आप समझ सकते हैं। जैसे इसको कैसे समझेंगे, देखिए जब आपने ए यूनियन बी किया था, अगर मान लीजिए यहाँ एलिमेंट नहीं भी लिखे हैं, तब भी आपने ए यूनियन बी पहले बना दिया इस तरह से, ए को और बी को पूरा कलर कर लिया। ठीक है, अब इसी का डैश लेना है, यानी इसको छोड़ करके, इनको छोड़ करके, मतलब इस पूरा मिटा देंगे और ये बाहर वाला जो इतना बचा है इसको कलर कर लेंगे, तो एक संरचना आ जाएगी। उसके बाद ए डैश करेंगे। ए डैश करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए ए डैश करने के लिए क्या करेंगे, यानी ए में जो चीजें हैं यहाँ से यहाँ तक है उनको छोड़ करके सारी चीजों को कलर करेंगे, फिर यानी यहाँ से लेकर के ये पूरा ऐसे, ये भी शामिल होगा इसमें, बी का ये वाला पार्ट भी शामिल होगा, इस तरह से ए डैश आप करेंगे। फिर आपको कहा गया है कि बी डैश, ठीक है, बी डैश कुछ यूं बनेगा, बी डैश में ये बी वाला जो पार्ट है इसको छोड़ करके जो अन्य सारी चीजें हैं वो सारी चीजें समाहित हो जाएंगी। ठीक है, ये ए डैश है, ए डैश का मतलब ये, और ये बी डैश का मतलब बी डैश में, इसमें ये वाला चीज कलर हो जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए डैश और बी डैश में देखिए कॉमन क्या है, तो देखिए ये वाला जो कलर एरिया है वो इसमें नहीं है और ये वाला कलर एरिया इसमें नहीं है, यानी ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट, इस गोले के अंदर वाला, इस गोले के अंदर वाला, ये दोनों कॉमन नहीं है, यानी इन दोनों को छोड़ करके जो चीज संरचना बनेगी, तो इन दोनों को छोड़ करके कुछ ऐसी संरचना बनेगी। ये देखिए बाहर वाला जो यही कलर किया गया वही तो आएगा, और यहाँ पर हमने भी क्या बताया था, इनको पूरा जो है इनको छोड़ करके बाहर वाला कलर कर दीजिए, तो यहाँ पर भी वही संरचना आई, यहाँ पर भी वही संरचना आई। तो यहाँ पर इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल का डैश। ठीक है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये है आपका डी मॉर्गन नियम। दूसरा नियम भी देखिए, दूसरा नियम मैं समझता हूँ आप स्वयं से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा फिर से अपने मन से इसको करने की। देखिए जल्दी ए इंटरसेक्शन बी डैश,
ठीक है। यहाँ पर भी पहले u तो मानना ही पड़ेगा। देखिए u बराबर, अच्छा उस बार हमने 6 मान लिया था, इस बार 6 नहीं मानेंगे। ठीक है, देखते हैं। वहां जहाँ 6 लिखे थे वहां पे रिक्त समुच्चय आ जाता दोनों में। जैसे जो हमने यहाँ पर निकाला था, इसमें एक सेट आया था जिसमें एलिमेंट 6 था, वहां पे 0 एलिमेंट रहता, और इसमें भी वही फिर 0 एलिमेंट आ जाता। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ए बराबर अगर ले लें 3 4 और बी बराबर ले लें 4 5। अब देखिए क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश बी होल का डैश यानी इसका पूरक निकालने के लिए यही पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर, दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 कॉमन, चलिए अच्छी बात है। अब जब 4 कॉमन है भाई, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश यानी इसका पूरक क्या हो जाएगा, यानी इसमें जो मौजूदा एलिमेंट है इनको छोड़ करके यू में मौजूद सभी एलिमेंट को लिखना है। तो 4 को छोड़ दीजिए, बाकी सबको लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 5, ये ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान यहाँ पर आ गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और राइट हैंड साइड का आप सॉल्व कीजिए। ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है, तो पहले ए डैश पता कर लीजिए। देखिए अगर ए बराबर ये है तो ए डैश भैया क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर यानी 3 और 4 को छोड़ करके इसमें जो है 1 2 यानी 5, 1 2 और 5, ये ए डैश हो गया। और बी डैश क्या हो जाएगा, 4 और 5 को इसमें से निकाल दीजिए, 1 2 3 बचा, 1 2 3। ठीक है, अब क्या करना है, ए डैश यूनियन बी डैश यानी ए डैश यूनियन बी डैश ये बराबर करना है, यानी इन दोनों को मिला करके लिख देना है। ये बराबर एक सेट बनेगा 1 2 1 2, यहाँ पर 3 है 3 है, यहाँ पे 5 5। क्रम से कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्रम को आप बाद में अरेंज भी कर सकते हैं। तो वही एलिमेंट देखिए आए, जो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश में जो एलिमेंट आया था वही एलिमेंट ए डैश यूनियन बी डैश में आया हुआ है। 1 2 3 5 1 2 3 5 यहाँ भी आया। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताएं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, देखिए ये भी प्रूफ हो गया आपका डी मॉर्गन का नियम। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो जो बड़े सवाल हैं वहाँ पर इनका डायरेक्टली यूज कर पाएंगे आप। ठीक है, दूसरा द्विपूरक नियम, इसको मैं शायद जब कंसेप्ट बताया था पूरक समुच्चय का उसी समय इसका प्रयोग में ही इसके बारे में बता दिया था कि कोई चीज़ जो डैश होता है अगर 2 बार डैश कर देंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ए डैश का होल का डैश, यहाँ पे ए डैश का होल का डैश है, ये बराबर कह रहे हैं ए। ये कैसे है समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है u, ये है a। अब ए डैश का मतलब क्या है, यानी ए को छोड़ करके इसके बाहर वाली सारी चीजें, ए को छोड़ करके इसके बाहर वाली सारी चीजें। अगर इसके बाहर 1 2 3 है और इसके अंदर 4 5 है, तब देखिए भैया ए का मतलब है 4 5, यहाँ पर क्या है ए बराबर है इसमें 4 और 5 एलिमेंट, और तो ए डैश में क्या हो जाएंगे, ए डैश में क्या हो जाएंगे, ए डैश में 4 5 को छोड़ करके जो चीज़ें यू में है 1 2 3 हो जाएंगे, 1 2 3 3। अब ए डैश है इसका पूरक, इसका भी डैश निकालना है, यानी ए डैश मतलब 1 2 3 को छोड़कर यू में जो चीजें हैं, 1 2 3 को छोड़कर यू में क्या है 4 और 5 है, क्या गया 4 और 5 है, और ये बराबर किसके आ गया, ए के, देखिए ए में 4 और 5 है, वही चीज आई फिर से। क्या ये चीजें आप समझ रहे हैं, बहुत ईजी। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख लीजिए, या फिर अगर आप घटा करके देखिए यू में से, अगर यू को भी ऐसे लिख लें उस फॉर्म में 1 2 3 1 2 3 4 5, यू में इतनी सारी चीज़ें हैं, ए में क्या है 4 और 5 है, ए में 4 और 5 है, तो ए डैश में क्या होगा, यू में से 4 और 5 हटा दीजिए तो 1 2 3 आ जाएगा। और फिर ए डैश का भी डैश निकाल रहे हैं, ए डैश का डैश यानी एक ए डैश में अगर 1 3 5 है
तो 1 3 5 को छोड़कर जो चीज़ें यू में है, 1 3 5 को छोड़कर 4 और 5 है, 4 और 5 है, ए डैश का डैश 4 और 5 है जो कि ए के मान के बराबर है। ठीक है, इस तरह से ये बात प्रूफ हो जाती है कि ए डैश का डैश यानी ए का पूरक है और उसका भी पूरक अगर निकालेंगे तो फिर ए के बराबर होगा, सेट ए के बराबर। अगला है ये देखिए फाइव डैश इज इक्वल टू यू। ये कैसे हो रहा है, ये भी बहुत इजी है। अब इसको हम दिखाते हैं आपको। वाई डैश इज इक्वल टू यू। अगर है ये एक सेट है यू में बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, ए बी सी डी एल के जे 1 3 3 4 5 इत्यादि बहुत सारे इसमें एलिमेंट है। यू का मतलब तो है यूनिवर्सल, सर्वात्रिक सब। अब लेकिन यहाँ पर अगर जिस चीज़ की बात किया है, अगर फाइव डैश की बात किया है, इसका मतलब जो फाइव है इसका उपसमुच्चय है। और हमने आपको बताया था रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और रिक्त समुच्चय में फाइव में कौन सा एलिमेंट होता है? फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता है, रिक्त समुच्चय होता है। अब फाइव का जब हम डैश निकालेंगे दोस्तों, फाइव का डैश यानी अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? हम वो लिखेंगे मतलब कि जो चीज़ इस एलिमेंट में है, इसके एलिमेंट में है फाइव की, उसको छोड़ करके उसको यू में से निकाल करके जो चीज़ें बचेंगी, तो भाई इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम निकालेंगे कि हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे, यानी सारी चीज़ें बच जाएंगी। तो सारी चीज़ें हम एज इट इज नोट कर देंगे। तो ए यू में जितनी चीज़ें हैं ए बी सी डी एल के जे 1 3 4 5 जो भी है सब का सब ऐसे लिख देंगे। और यही बराबर किसके है? ये बराबर यू के है। देखिए यू, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल का जो सेट था उसमें भी तो यही सारी चीज़ें थी। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि यू डैश बराबर यू, और यहाँ पर लिखा है सॉरी फाइव डैश बराबर यू, ये प्रूफ हुआ। अब दूसरा एक कहा गया है कि यू डैश इज इक्वल टू 5। अब यू डैश इज इक्वल टू 5 प्रूफ करते हैं। देखिए किसी भी सेट का जब डैश लगता है, जैसे ए डैश निकालते हैं तो यू माइनस ए करते हैं, यही नहीं करते हैं, मतलब यू में से एक एलिमेंट को निकाल लेते हैं तो ए डैश आ जाता है। तो अगर यू डैश निकालना हो तो क्या करेंगे? यू माइनस क्या करेंगे हम? यू के एलिमेंट को निकाल देंगे। यू में जितने एलिमेंट है उनको सबको निकाल देंगे तो आपको 0 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है, 0 एलिमेंट का एक सेट मिलेगा। ये बराबर क्या है? 5 के बराबर है, निरिक्त समुच्चय है, इसलिए प्रूफ हो गया यू डैश इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, तो ये है पूर्वों के कुछ गुणधर्म, और इसी के साथ कंसेप्ट जो भी समुच्चय में थे सारे कंसेप्ट जो है आज हमने फिनिश कर लिए। और कुछ इस पर प्रायोगिक जो भी उदाहरण हैं, जो भी कुछ सवाल हैं आए हुए हैं, उसको हम अब देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, जो अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उन्हीं पर आधारित है। और आई होप कि अब तक जो भी मैंने कम्प्लीमेंट को समझाया था उस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए होंगे तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न इसको आप स्वयं से कीजिएगा। हालांकि अगर आपको मैं एक जल्दी जो है बहुत ही फास्ट तरीके से इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए अगर यूनिवर्सल सेट दिया है और उसके सबसेट दिया है ए बी सी, यानी ए में मौजूदा एलिमेंट, बी में मौजूदा एलिमेंट और सी में जो एलिमेंट मौजूद है वो सभी मौजूद है एलिमेंट यू के एलिमेंट्स, मतलब यू के सेट में सभी मौजूद है। अब कहा है कि ए डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो है ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? ए डैश बराबर यानी ए में जो मौजूद है उनको छोड़ करके 1 2 3 4 1 2 3 4 को छोड़ करके जो चीज़ें बच रही हैं 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 6 7 8 9 ये जो सेट आएगा ये ए डैश का मान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है दोस्तों कह रहा है बी डैश का मान निकालना है। तो बी डैश देखिए बी में क्या चीज़ें हैं 2 4 6 8, तो 2
2 4 6 8 को छोड़ दीजिए, ऐसे निशान लगा लीजिए, 2 4 6 8। बची हुई चीज़ों को लिखिए 1 3 5 7 9। ये बी डैश हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों, ए यूनियन सी का होल का डैश। तो ए यूनियन सी का डैश अगर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए ए यूनियन सी की वैल्यू, ए यूनियन सी की वैल्यू। तो इसमें कौन सा क्या चीज़ें आएंगी, ए और सी की चीज़ों को, ए में जो चीज़ें हैं और सी में, इनको मिलाकर लिखना। देखिए 1 2 3 4 लिखिए, 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है 3 4 5 6। देखिए 3 4 2 बार आ रहा है तो रिपीट नहीं करेंगे, बची हुई चीज़ों को लिख देंगे। ठीक है, 3 4 5 6 यहाँ पर 2 बार भी लिख दे सकते हैं, लेकिन उसको जो है एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते सेट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसका डैश निकालना है, तो ए यूनियन सी होल का डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या होगा, यू डिफरेंस, यू में से ए यूनियन सी के एलिमेंट को, यानी इसके एलिमेंट को आप हटा देंगे, यानी इसमें जो मौजूदा एलिमेंट है यू में से हटा देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हटा देंगे, बचेगा क्या 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर 7 8 9 यही एलिमेंट बचते हैं। अगला देखिए चौथा, ए यूनियन बी डैश निकालना है। तो पहले आपको ए यूनियन बी पता होना चाहिए, ए यूनियन बी पता होना चाहिए। देखिए अब इसको निकालने के देखिए 2 तरीके हैं, चाहे आप ए यूनियन बी पहले निकाल लें, जैसे ए यूनियन बी आपने अगर निकाला तो ए और बी के चीज़ों को मिला के लिख दिया एलिमेंट्स को, यानी 1 2 4 सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसमें क्या है 2 4, यानी 2 4 पहले से ही है, 6 8 6 8। ये हो गया आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का जो पूरक निकालेंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट हैं इनको जो है यू के एलिमेंट में से निकाल देंगे, जो चीज़ें बचेंगी उसको लिखेंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 निकाल देंगे, 5 बच रहा है, फिर 6 को निकाल देंगे, फिर 7 को लिखेंगे, फिर 8 को निकाल देंगे, फिर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। अच्छा, एक चीज़ हमने आपको बताया था कि इस भी फार्मूले में आपने क्या देखा था, ए यूनियन बी का डैश ये बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या होता है। इस फार्मूले को आप यहाँ पे लिखिए, रिमेंबर कीजिए कि क्या यहाँ पर चीज़ें आएंगी। क्या ये ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश नहीं आता, आता है ना। तो ए डैश अगर आपको पहले से पता है, बी डैश पहले से पता है, आपको यूनियन करने की जरूरत ही नहीं, आप एक बार यूनियन करेंगे फिर ये लिखेंगे, इससे अच्छा है इसी में से आप कॉमन कर लीजिए। तो इसका कॉमन क्या आ रहा है, देखिए 5 5 यहाँ भी है, 6 इसमें नहीं है, 7 है 7 है, 9 है 9 है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा 5 7 9 5 7 9। देखिए फार्मूले विधि से आपने भी इसको आसानी से हल कर लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, जब आप पहले से कुछ चीज़ों को कैलकुलेट किए हैं तो दोबारा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों का प्रयोग करके भी आप इसका आंसर देखिए निकाल सकते हैं। आपने पहले यहाँ यूनियन किया, फिर यू में से माइनस किया, तब ये आया। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर भी उतना ही मेहनत किया, पहले ए डैश निकाला, फिर बी डैश निकाला, फिर ये। अगर आपने ये ना निकाला होता और खाली आपको, तब ये मेथड आपके लिए कठिन था, लेकिन ये क्योंकि आप पहले फाइंड कर चुके हैं इसलिए मेथड आपके लिए आसान है। अगला देखिए, ये चौथा भी हो गया। पांचवा देखिए, ए डैश का डैश बराबर क्या होता है भाई, हमने अभी आपको बताया अगर कोई पूरक है उसका भी पूरक निकालेंगे तो ए के बराबर होगा। तो ए में जो एलिमेंट है उनको आप लिख दीजिए, ए के एलिमेंट आपको पता है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद आपका ये लास्ट वाला है बी डिफरेंस सी का पूरक। तो पहले बी डिफरेंस सी निकाल लीजिए। तो बी डिफरेंस सी आप क्या निकालेंगे, देखिए बी में से सी के एलिमेंट निकालेंगे। देखिए बी डिफरेंस सी, मैं इसको जरा सा इरेज कर दूं।
देखिए बी डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से 4, देखिए 4 को यहाँ से हटा दीजिए, और कोई चीज़ यहाँ पर है 6 हटा दीजिए, देखिए यहाँ पे 6 भी है, 3 और 5 इसमें है ही नहीं तो हटेगा नहीं, जो जो हट रहा है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बच रहा है उसको लिखिए, 2 8 यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये एलिमेंट है बी डिफरेंस सी का। अब जब बी डिफरेंस सी का आप पूरक करेंगे, इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 8 को u में से माइनस करना है, तो u में से जो 2 और 8, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, इसको हटा दीजिए, बाकी चीज़ों को आप लिख लीजिए, 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6 7 9, तो ये एलिमेंट जो है आ जाएंगे बी डिफरेंस सी डैश में। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत ही आसान प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मैं यहीं पर पढ़ दे रहा हूँ बुक से, मेरे पास बुक है, ठीक है। दूसरे प्रश्न में देखिए ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बहुत आसान है, इसमें केवल पूरक निकालना है। तो u इज इक्वल टू एलिमेंट में लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद जैसे ए का एलिमेंट दे दिया ए बी सी, अब इसका पूरक निकालना है, तो भाई जो ए बी सी में है, ए बी सी है, उसको छोड़ करके जो चीज़ यू में बच रही है उसको आपको लिख लेना है। इसी तरह से 4 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, इसको मैं समझता हूँ आप बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। दोस्तों हमने तीसरे प्रश्न को यहाँ पे लिख लिया है, और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होंगी। अगर इसको भी पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, साफ ना हो, तो आप हमें बताएं, लेकिन मैंने कैमरे में चेक किया कि ये चीज़ें एकदम साफ दिख रही थी, इसलिए चलिए मैं पढ़ देता हूँ। प्रश्न ये है कि प्राकृतिक संख्याओं को सर्वात्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाता है। कह रहे हैं कि इसको सर्वात्रिक समुच्चय माने, यानी इसको क्या मान लें, सर्वात्रिक समुच्चय u, यानी यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं वो इसी के सबसेट हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं, तो उनको हमें बताना है। जैसे पहला क्या है, एक सेट है, द सेट कंटेन्स x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, सम प्राकृतिक संख्या का सेट है। तो अगर इस सेट को हम a बराबर कर लें, a मान लें, तो ये सेट क्या हो जाएगा, a बराबर ये, इसके अंतर्गत क्या आएगा, एक सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से 2 4 6 8 10 ऐसे करके कि सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। तो ये है इसका वैल्यू, ठीक है। अब कहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, ये तो इसका मान आ गया, ए का मान आ गया। अब इसका हमें, ये तो ए का हमने एक वो फॉर्म लिखा ना, कौन सा फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अब इसका हमें पूरक निकालना है, तो ए डैश निकालना है हमें, ए डैश इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसमें से इन चीज़ों को हटा देंगे, यानी सम प्राकृतिक संख्याओं को सभी प्राकृतिक संख्याओं में से हटा देंगे, तो क्या बचेगा, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बचेगा। तो विषय इसमें क्या बचेंगी, विषम प्राकृतिक संख्याएं बच रही हैं, यानी 1 3 5, ठीक है, 7, इस तरह से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो दोस्तों ये जो हमको प्राप्त हुआ है इसका कंप्लीमेंट, अगर इसको भी हम इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जो आएगा ए डैश इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सॉरी विषम प्राकृतिक संख्या है,
ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसका आंसर लिख दिए। आंसर ये भी सही है, ये भी सही। ये जो है आपका रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि प्रश्न आपका सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा है तो आप आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो भी चलेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसी तरह से दोस्तों ये जो दूसरा प्रश्न है इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या क्या कहा गया है, एक सेट दिया गया है, द सेट कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में से विषम प्राकृतिक संख्या को लें, ठीक, केवल विषम प्राकृतिक संख्याओं को ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यही सेट तो आएगा 1 3 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसका कंप्लीमेंट लेना है, यानी उनको जो हमारे नेचुरल नंबर का ये है, ये जो u है इसमें से हमें माइनस करना होगा। इसमें से जब हम विषम प्राकृतिक संख्याओं को हटा देंगे तो 2 4 6 8 10 यही सब सम प्राकृतिक संख्याएं बचेंगी। तो इसका जो कंप्लीमेंट हो जाएगा दोस्तों, इसका जो अगर इसको हम b माने, b बराबर, तो b डैश बराबर क्या हो जाएगा, x सच दैट x एक, यहाँ पे विषम था तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम प्राकृतिक संख्या है। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये जो क्वेश्चन का प्रोसेस था जस्ट इसका अपोजिट हो गया इसमें, ठीक। तो आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर ना समझे हो तो अगले वीडियो में मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा, हालांकि मुझे नहीं लगता इतना बताने के बाद ये चीज समझ में ना आई हो। अगला प्रश्न देखिए, इसका तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। देखिए गुणज क्या होता है, जैसे जिस चीज में उस संख्या से जुड़ा हुआ रहता है। कोई भी संख्या स्वयं का गुणज होती है। एक बात ये, जैसे 3 है तो 1 गुणे 3 है, तो क्योंकि 1 में 3 का गुणा हुआ है तो वो जो 3 आया है 1 में 3 का गुणा करके, तो 3 क्या है, स्वयं का भी गुणज है। 5 भी स्वयं का गुणज है। हर संख्या स्वयं का गुणज होती है और उन सभी का गुणज होती है जिससे उस संख्या में भाग देने पर वो संख्या कट जाए। जैसे अगर आप 6 में 3 से भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, तो चूंकि 3 से आपने 6 में भाग दिया और 6 जो है आसानी से कट गया, ठीक है, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब 6 जो है 3 का गुणज है। 15, 3 से आप 15 में भाग देंगे, 3 पचे 15, ठीक है, तो 15 में भी जब भाग चला गया यानी शेषफल 0 आ गया, यानी 15 भी 3 का क्या है, गुणज है, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि किसी संख्या का अगर गुणज लिखना रहे तो उसका पहाड़ा लिख दीजिए, उसका टेबल लिख दीजिए, वो उसके सारे गुणज अपने आप सामने आ जाएंगे। देखिए, तो इसके पहले एलिमेंट लिखिए, फिर इसका पूरक निकालना है ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको c बराबर इसको मान लें तो c बराबर पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। 3 का एक धन गुणज क्या होगा, तो इसमें 3 आएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, डॉट 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 सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक जाएगा। हर एक संख्या जोड़ करके उससे गुणा करते चले जाइए, एक इसका एक गुणज प्राप्त होता चला जाएगा। अब कहा है कि धन गुणज है, अच्छा माइनस गुणज नहीं लिया है, मतलब इसका गुणज -6 से भी है, ठीक है, क्योंकि -6 में भी आप तो माइनस अगर करते जाएंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन धन गुणज लेना था इसलिए हमने केवल धन गुणज यहाँ पर लिया। अब क्या कह रहे हैं कि इसका पूरक निकालिए। पूरक निकालने के लिए जो सर्वात्रिक समुच्चय होता है उसमें से हम इसके एलिमेंट को स्किप कर देते हैं। सर्वात्रिक समुच्चय यहाँ पर नेचुरल नंबर का जो हमारा समुच्चय था 1 से लेकर के अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, देखिए 3 निकालना है, फिर यहाँ पर जो 6 आएगा उसको निकालना है, फिर 9 को निकालना है। इनको स्किप करते हुए चीज़ों को लिखना है। तो देखिए c डैश बराबर क्या हो जाएगा, c डैश बराबर 1 2 1 2, फिर 3 को छोड़ा, फिर 4 5 4 5, फिर 6 को छोड़ा, फिर 7 8 7 8, फिर 9 को छोड़ा, फिर 10 11, फिर 12 को छोड़ेंगे। इस तरह से ऐसे हम इनफाइनाइट। ये जो समुच्चय आ गया, ये जो समुच्चय आया दोस्तों, ये क्या है, ये c का पूरक समुच्चय, c का पूरक समुच्चय। अब इसके कुछ गुणधर्मों को अगर आप रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख देंगे
तो इसके अगर आप कोई गुणधर्म अगर आप पकड़ेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, इसका कोई गुणधर्म हो सकता है आपको दिखे। देखिए 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 1 2 फिर 4 5 फिर 7 8। क्या कोई यहाँ पे सीरीज नजर आ रही है? जरा ध्यान से देखिए, अगर बन जाता तो बनाइए, वरना ऐसे ही आपका आंसर सही है, क्योंकि ऑप्शन में बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर ज़्यादा देता नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 5 के तुरंत बस 7 है, हाँ 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है। यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है? 3 3 ऐड हो रहा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 3 ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम लिख दें इसको, रुक जी, इधर हम इसके मिटा दे रहे हैं, इसको भी यहाँ लिख के आपको अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो होगी। ये C डैश बराबर जो है, इसको हम ऐसे लिखें, देखिए 1 के बाद 4 लिखते पहले, थोड़ा सा वही चीज़ें हैं, अरेंज कर लें। 1 4 के बाद 7 फिर 10, 7 फिर 10, और ये इनफाइनाइट प्लस, या प्लस नहीं, इसमें ऐसे कामा करके इनफाइनाइट तो जाएगा ही, और एक सीरीज और दिख रही है 2 5 7, 2 5 फिर 5 3 8, इस तरह से ये भी इनफाइनाइट। तो इसमें देखिए 2 समांतर श्रेणियां दिखाई दे रही हैं। एक में जिसका प्रथम पद 1 है और सर्वांतर 3 है, और दूसरे का प्रथम पद 2 है और सर्वांतर यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, x such that x दो समांतर श्रेणियां हैं, तर श्रेणी जिसके प्रथम पद क्रमशः 1 व 2 हैं, 1 व 2 हैं, और 2 अनंत समांतर श्रेणी। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और अब सर्वांतर 2 है और सर्वांतर D = 3, इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर 2 श्रेणियाँ हैं, 2 समांतर श्रेणियाँ हैं, अनंत हैं, और उसका सर्वांतर 3 है। ठीक है, इस तरह से भी आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि डिफाइन नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्म में भी ये आंसर सही। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए क्या है, x such that x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पहले हमें लिखना है, फिर उसका पूरक लेना है। ठीक, तो चौथा है, चौथा में जो है मान लीजिए अगर a है, a बराबर x such that x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या को लिखना है। तो अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, इस तरह से ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक अभाज्य संख्याएं होती है। सर्वात्रिक समुच्चय हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। तो अगर इसका हम a' निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 1 चूंकि अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती। ठीक है, अभाज्य संख्या के बारे में हमने आपको बताया था, वो संख्या जो स्वयं से विभाजित हो जाए और 1 से और स्वयं से केवल विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हालांकि 1 के ऊपर नियम लागू होता है भले, लेकिन जो है ये केवल 1 से विभाजित होती है, और ये स्वयं में भी 1 है। ठीक, इसलिए इसको अभाज्य संख्या हम नहीं मानते। 1 के बाद हम क्या लिखेंगे? 4 6, और अब
इसके बाद जितनी भी सम संख्याएं आएंगी सभी अभाज्य संख्या, सॉरी सभी भाज्य संख्याएं आएंगी। 6, 8, 10, 12, 12 के बाद 14, फिर 15 भी भाज्य संख्या है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि केवल सम संख्या है। 15, 16, 18, 20, 21, देखिए ये भी भाज्य संख्या है। इस तरह से इनफाइनाइट है। तो ये तो पूरक हो गया, ये जो है रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये बराबर x सच दैट x एक yes such that x भाज्य प्राकृतिक संख्या तथा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इज लेस देन आर, लेस देन नहीं होगा, x और ये इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तथा x भी a का तो भाज्य संख्या है। ठीक, इसको ऐसे हम डिफाइन करें। चलिए, एक प्राकृतिक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्याओं का था तो भाज्य संख्या निकाल देंगे तो वहाँ पर भाज्य संख्या बचेंगी, एक भी वहाँ पर बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 4 प्रश्न तीसरे के हो गए। 2 प्रश्नों को और हम देख लेते हैं जल्दी से, इसको हम आप नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए 2 प्रश्नों को और मैंने इसके लिया है तीसरे प्रश्न के। देखिए, एक ये है, ये भी बहुत सिंपल है कि x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो देखिए, जब इस तरह की बात करें, 2 संख्याओं से कोई एक संख्या कॉमन है जो विभाजित हो, तो वो क्या होगा, दोनों का लसाअ होगा। या आप इतने सारे कैसे लसाअ निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कैसे प्राप्त होगी, 3 गुणे 5 यानी 3 पचे 15, यानी 15 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 3 से भी विभाजित होंगी और 5 से विभाजित होंगी। तो पहले आप ये अगर a है तो इसका आप रोस्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, 15 दूनी 30, 3 45, चौके 60, 6 75, 6 90, 7 5, इस तरह से 15 का पहाड़ा और अनंत तक चलता चला जाएगा। ठीक है, 11 से गुणा, फिर 12 से गुणा, फिर 13 से गुणा, ऐसे 15 में करते जाएंगे, अनंत तक के मान आता जाएगा। अब ये है a का मान, इसका पूरक हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर हमने कहा पूरक की भूल मत जाइएगा, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, a डैश इज इक्वल टू, हमारा u क्या था, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। तो 1 से लेकर के यहाँ पर हमारा 1 से लेकर के 14 तक तो हम ऐसे लिखेंगे, फिर 15 छोड़ेंगे, फिर 16 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 29 तक लिखेंगे, फिर 30 को छोड़ेंगे। ठीक है, फिर ऐसे लिखते जाएंगे। तो ये जो हमारा समुच्चय आएगा दोस्तों, इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा, ये जो समुच्चय आएगा ये हमारा इसका पूरक कहलाएगा a डैश। अब चूंकि देखिए ये रोस्टर फॉर्म में ही ठीक लग रहा है और इसमें जो है हमको इसका डेफिनेशन दे भी नहीं सकते, इसमें क्या डेफिनेशन आप देंगे, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ये सब देने का मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज करें, बार बार उनके नियमों को, उनके कंसेप्ट को बहुत ही गहराई से, हैं, उसके रूट तक आप पहुंच जाएं, उसको समझ जाए, कहीं कोई भी जरा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आपके दिमाग से मिट जाए, आपको जो क्लियरिटी हो जाए उसके संबंध में, ये देने का उद्देश्य रहता है। तो ये चीज़ आप आई होप को समझ गए होंगे। कुछ और है यहाँ पर, एक और प्रश्न है, जैसे x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और एक प्रश्न और था कि x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है। तो वर्ग संख्या भी आप जानते हैं, घन संख्या भी जानते हैं, उसको देखिए प्रश्न के माध्यम से। तो ये देखिए, अगर हम कहें कि x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर प्रश्न इसको लेते हैं तो क्या करेंगे,
तो अगर उसी को ए मान ले इस सेट को, तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? जब दो संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। क्या एक वर्ग पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है। 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 बराबर 4। ठीक है, तो ये 4 क्या पूर्ण वर्ग है? क्या 5 है? नहीं है। 6 है? नहीं है। 7 है? नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। 3 त्रिक का 9, 4 चौके 16, 50 25, 6 6 के 36, ऐसे ऐसे कि पूर्ण वर्ग का एक समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इन्हीं को क्या करना है? स्किप करना है। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? ए डैश बराबर इन चीज़ों को आप प्राकृतिक संख्याओं का जो है हमारा समुच्चय इसमें से निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 3 फिर 4 निकाल लेंगे तो 5 6 7 8 फिर 9 निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप 9 निकालने के बाद क्या आएगा? 10 से लेकर के ये 15 तक, फिर 16 निकाल लेंगे, फिर 17 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, ऐसे ऐसे करके 24 तक। ठीक है, इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। जो सेट प्राप्त हो जाएगा वही इसका जो है क्या हो जाएगा? ये इसका पूरक हो जाएगा। ए का पूरक ये हो जाएगा। अच्छा, हम निकाल कहाँ से रहे हैं? नेचुरल नंबर के सेट से निकाल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि सर्वात्रिक समुच्चय जो हमारा है ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है n का। ठीक है, इसी को u मान के करना है 1 2 3 डाटा इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको भूल मत जाइएगा, इसी में से हम इसको माइनस कर रहे हैं तब जाके ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका है। इसी तरह से अगर ये प्रश्न दिया हो कि जो जहाँ पर वर्ग लिखा है वहाँ पर अगर पूर्ण घन संख्या लिख दे तब यहाँ पर घन संख्याओं को आप लिखेंगे। तो ए बराबर जो है, अच्छा ए अपने आप में घन संख्या भी है क्योंकि 1 की घात 3 बराबर 1 ही होता है। तो यहाँ पर 1 भी ले लेंगे। फिर पहला घन संख्या क्या है? 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। फिर 3 3 का 9 3 27। ठीक है, इस तरह से ऐसे आप करते चले जाएंगे। फिर इन घन संख्याओं को उसमें से स्किप कर देंगे तो जो संख्याएं बचेंगी, जैसे 2 बचेंगी, 2 3 4 5 6 7 तक लिखेंगे। फिर 8 को छोड़ेंगे, फिर 9 देखिए 9 को लिखेंगे। हाँ 9 को लिखेंगे, 9 वर्ग है, घन नहीं है। ठीक है, 9 को लिखेंगे, फिर 10 को लिखेंगे, 11 को लिखेंगे और लिखेंगे 26 तक। फिर 27 छोड़ेंगे, फिर 28 लिखेंगे। इस तरह से ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 4 चौक 16 चौका 64, 64 के पहले क्या था? 63, तो 63 तक लिखेंगे। इस तरह से ऐसे आप ये सीरीज बना देंगे। तो ये जो आएगा दोस्तों, ये ए डैश हो जाएगा इसका। घन संख्याओं का पूरक का जो सेट आएगा वो ये हो जाएगा, ए डैश बराबर ये। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रहेंगी। कुछ 1 2 क्वेश्चन को और ले लेते हैं जो दूसरे फॉर्म में दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, इसके आगे 4-5 प्रश्न और हैं, लेकिन हमने 2 केवल प्रश्नों को लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इस फॉर्म में दिया होता है, हो सकता है आप इसको करने में असहज महसूस करें, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी करा दें। बाकी अन्य जो प्रश्न हैं इसमें देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें जो पूर्ण घन के बाद जो है ये वाला प्रश्न है, उसके बाद एक प्रश्न और है इसी से रिलेटेड है, फिर फिर 2 प्रश्न और हैं। तो उसका लास्ट वाला प्रश्न ये है और ये 2 प्रश्न को हम ले रहे हैं। जैसे ये है तो ये एक सेट है ना, इस सेट को आपको रोस्टर फॉर्म में लिख लेना है, उसके बाद इसका पूरक निकाल लेना है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म इसका अगर इसको बराबर ही माने तो ए बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर लें। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 8 माइनस 5, ये बराबर आ जाएगा 3। एक्स बराबर क्या भैया? 3 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस सेट में क्या आ गया? एक्स बराबर 3 आ गया ना, और नेचुरल नंबर में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये बराबर ए डैश बराबर क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर जो ये है u,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 सॉरी 3 हटा देंगे, 4 ऐसे डॉट 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 4 5 6 इनफाइनाइट तक। और यहाँ पर आप क्योंकि इसको कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि कहाँ और कोई संख्या तो नहीं गायब हो गई, तो यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में ही बल्कि आप इसका आंसर लिख दें कि x दैट x 3 को छोड़ करके सभी नेचुरल नंबर, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका, इसका कंप्लीमेंट आपने निकाल लिया। अगला देखिए ये, इसमें भी क्या करना है, x दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए पहले। तो देखिए 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, तो 2x ग्रेटर देन 10 - 1, 2x ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन 9/2, तो x इज ग्रेटर देन 4.5। ये है ना दोस्तों। अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा है और x इज ग्रेटर देन 4.5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है लेकिन इससे बड़ा है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर में क्या है 4.5 से x बड़ा है, तो x अगर बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये तो इसका हो गया क्या, ये तो हो गया इसका मान। अगर ये सेट A है तो ये A बराबर आपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब इसका आप कंप्लीमेंट निकालेंगे A डैश, तो A डैश बराबर क्या हो जाएगा, A डैश बराबर 5 6 7 से लेकर के अनंत तक आप चीज़ों को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो बचेगा क्या आपके पास, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, बस और कुछ बचेगा नहीं। तो ये जो है आपका हो जाएगा कंप्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट, ठीक। और अच्छा एक चीज़ और, हाँ, इसके पहले वाले में जो 3 आया था ना, उसका कंप्लीमेंट हमने 3 को छोड़कर सारी प्राकृतिक संख्याएं, तो वो सही था, ठीक। और इसका ये जो है ए आपने ये निकाला, फिर कंप्लीमेंट निकाल दिया। ये यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं दोस्तों, तो नोट कीजिए इसको और बढ़ते हैं हम आगे। नोट कीजिए, साफ तो आ रहा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं स्किप कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि उस पर आधारित सारे प्रश्न हमने करा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक सर्वात्रिक समुच्चय दिया है u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a बराबर दिया है 2 4 6 8, b बराबर दिया है 2 3 5 7। तो सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b का पूरक बराबर a का पूरक इंटरसेक्शन b का पूरक। दोस्तों इससे संबंधित अभी तक हम कई प्रश्न हल कर चुके हैं, पहले प्रश्न में ही ऐसे प्रश्न आ चुके थे, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पूरा अपने मन से कीजिए और इसमें 2 चीज़ें सत्यापित करें। देखिए उसमें हमें मान निकालना था, इसमें सत्यापित करना है। तो जो सत्यापित करना है इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड का मान निकालेंगे, दोनों का मान सेम आ जाएगा, तब आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसा कि हम सत्यापित कर रहे थे, जब इसके जो है गुणधर्म बता रहे थे, तो वहाँ पर हमने सत्यापन कैसे किया जाता है वो हमने आपको सिखाया था, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आप आसानी से कर लेंगे, इसे आप खुद से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि प्रत्येक के लिए उपयुक्त बैन आरेख खींचिए। जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इन सभी के लिए बैन आरेख बनाना है। तो बैन आरेख में थोड़ी सी कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं देखूंगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। कहा गया है कि ए यूनियन बी होल का डैश, इसका मतलब क्या है, पहले आपको ए यूनियन बी पता होना चाहिए और डैश लगा, इसका मतलब ये दोनों उप समुच्चय हैं, इनका एक कोई सर्वात्रिक समुच्चय भी है। तो वैन आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम उस रेक्टेंगल को ड्रा करेंगे, फिर ए को बनाएंगे और बी को बनाएंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब कह रहे हैं ए यूनियन बी, सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड करते हैं ना, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा,
इस पार्ट को पूरा कलर करेंगे, ये ए यूनियन बी हो गया। लेकिन क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी का डैश, अब इसका डैश क्या हो जाएगा, यानी ए यूनियन बी का जो पार्ट है इनको छोड़ करके जो चीज़ें बची हुई हैं, यानी इनको आप क्या करेंगे, मिटा देंगे, और इनको छोड़ करके जो चीज़ें बच रही हैं, इनको छोड़ करके जो चीज़ें बच रही हैं, ये पूरा जो कितना, ये ए यूनियन बी हो गया। लेकिन यहाँ जो बाहर चीज़ें बच रही हैं, ये जो संरचना बचेगी ये क्या होगी, ए यूनियन बी का डैश कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि यू में से आपने ए यूनियन बी को निकाल लिया। अब जो बाहर जो बची हुई चीज़ें हैं, यही जो है ये क्या है, ए यूनियन बी का डैश। चलिए आगे देखते हैं, अगला है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दोस्तों इसको भी देखिए, इसके लिए भी आप एक बॉक्स बनाइए, ऐसे रेक्टेंगल, यू को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी चीज़ें। यू के अंदर ए भी मौजूद है, ए भी है, यू के अंदर बी भी है, ये ए है, ये बी है। यहाँ पर क्या करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले आपको ए डैश पता होना चाहिए। तो ए डैश का मतलब क्या होता है दोस्तों, ए को छोड़ करके सारी चीज़ें ए डैश है, यानी ये यू, ए के बाहर जितनी भी चीज़ें, मतलब बी का ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, इस तरह से ये पूरा पार्ट ये वाला छोड़ करके ये ए डैश हो जाएगा। और बी डैश क्या होता है, बी डैश बराबर ये बी वाले पार्ट को, ये इतने पार्ट को छोड़ करके, और इसमें ये वाला चीज़ आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। अब आप बताइए कि इन दोनों का जो डैश है उनका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो उनमें कॉमन क्या हो रहा है, जब आपने ए लिया था तो ये पार्ट छोड़ करके लिया था, हालांकि बी वाला पार्ट उसमें आ रहा था लेकिन बाहर वाला आ रहा था। बी वाला जब आपने लिया तो ए वाला पार्ट आ रहा है लेकिन बाहर वाला भी आ रहा है, तो बाहर वाला जो पार्ट है वो दोनों समय में आ रहा है। तो यानी ये जो बाहर वाला संरचना बच रहा है, सेम यही संरचना इसके लिए भी बनेगी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको क्या लिखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और हमने प्रूफ भी किया था ये चीज़ कि ये इसके बराबर होगा, ए यूनियन बी का होल का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये आपका गुणधर्म भी है, पूरक का, कंप्लीमेंट का गुणधर्म भी है, और इसको आपने प्रूफ भी किया था। और यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम के माध्यम से भी एक तरह से प्रूफ हो गया कि जो फिगर इसका आया वही फिगर इसका भी आ गया। क्या इसके वेन डायग्राम को बनाने में या समझने में आपको कोई दिक्कत है? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इसको समझने के लिए, जैसे कि हमने कहा, फिर से आप हमको अलग अलग बना देते हैं। जैसे जब हम कहते हैं कि ये है ए, ये है बी, ठीक भाई, ये है ए, ये है बी, ये है यू। अगर हम कहते हैं ए डैश, अगर हम केवल कहते हैं ए डैश, चलिए पहले हम ए डैश का यहाँ पे फॉर्म बना देते हैं। तो ए डैश मतलब ए को छोड़ करके सारी चीज़ें, ठीक है, यानी ए को छोड़ करके ये बी वाले, ए वाला पार्ट छोड़ करके बी भी इसमें आएगा और यू के बाहर का आएगा। और जो दूसरा है बी डैश, वहाँ पर बी को छोड़ करके सारी चीज़ें, यानी ए का ये वाला पार्ट आ जाएगा और बाहर वाली चीज़ें। अब कहा कि इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो भैया देखिए, जब हम ए डैश बनाए थे तो हमारे पास देखिए ये सारी चीज़ें थी, और बी डैश बनाए हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन यही तो बाहर वाली चीज़ें तो कॉमन है, यहाँ से ले करके ये बाहर के, इसके बाहर जो कलर किया हुआ एरिया है वही कॉमन है। क्या ए कॉमन है? देखिए ए यहाँ तो है, बी डैश में ए है, लेकिन और ए डैश में बी भी है, लेकिन दोनों में ए और बी नहीं है, इसलिए जो बाहर वाला जो बचा हुआ एरिया है वही कॉमन होगा, इसलिए ये वाला फिगर ड्रा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और भी कुछ प्रश्नों को फटाफट के अंदाज में। तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी का होल का डैश, ये भी बहुत आसान है। देखिए अगर ये ए है, ये बी है, तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है ये पता करिए। तो भैया ए इंटरसेक्शन बी है ये वाला,
ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी ये है, और ये है आपका यू। यू मतलब ये पूरा है, ए और बी भी यू में आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी यू में आता है। लेकिन ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, ये अभी तक हमने फिगर बनाया ना ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। अब हम बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश का। इधर बना लें, इधर ही बना देते हैं, चलो। देखिए ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी ये है, ये वाला पार्ट। अब इसको छोड़ करके यू में जितनी चीजें मौजूद है उसको कलर करना, ठीक है। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी इस पार्ट को छोड़ दिया, इस पार्ट को छोड़ दिया, बाकी सारी चीज़ों को हमने कलर कर दिया इस तरह से। ऐसे कलर हम कर रहे हैं, लेकिन इस पार्ट को हम, ये देखिए ना, इस पार्ट को हमने स्किप कर दिया। तो ये हमारा कौन सा बैंड, किस चीज़ का बैंड डायग्राम बन गया? ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यानी ए इंटरसेक्शन बी का पूरक ये होगा। ये जो कलर किया हुआ एरिया होगा वो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश का पूरक होगा। ए, इसको ऐसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का पूरक। तो ये है ए इंटरसेक्शन बी का, और इसका पूरक आपने ये लिखा। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक छोटा सा और है, इसको भी देखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वेन डायग्राम बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं। चलिए, डायग्राम बहुत आसान भी है, थोड़ा सा समझने की देरी है। अगर, मुझे तो लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मैं इसलिए बना दे रहा हूँ, जैसे ए डैश है, यू बी डैश है, ये निकालना है। तो भैया इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए छोटा सा हम यहाँ पे यू बनाते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पे बी है। जब हम ए डैश बनाएंगे, तभी हमने बनाया भी था, तो ए को छोड़ करके सारी चीज़ें कलर करेंगे। तो ए को छोड़ करके जब हम सारी चीज़ें ऐसे कलर करेंगे इस तरह से, ऐसे, इसमें बी भी कलर हो जाएगा, ठीक है। और जब बी डैश बनाएंगे, ए बी, अब हम बी को छोड़कर सारी चीज़ें कलर करेंगे। अब कहे हैं कि इन दोनों का यूनियन, यानी जो चीज़ें कलर की हुई हैं उनको एक साथ दिखाना है। ये आपका ए डैश है, ये आपका बी डैश है। अब यहाँ पर ए डैश यूनियन बी डैश, इसको दिखाना है। देखिए ये है ए, ये है बी, ए और ये बी, है ना। अब क्या करना है, देखिए ए और बी में जो भी चीज़ें मौजूद हैं सबको मिला करके लिखना है। सॉरी, ए डैश और बी डैश में जो चीज़ें हैं उनको मिला के लिखना है। तो देखिए ए डैश में क्या क्या चीज़ें थी, ए डैश में ए को छोड़ करके सारी चीज़ें थी, ठीक है। और बी डैश में बी को छोड़कर सारी चीज़ें थी, यानी ए और बी को छोड़ करके सारी चीज़ों को हमें बनाना है, तभी तो बनेगा। हमें यहाँ कॉमन नहीं लेना है, हमें दोनों को मिला करके बनाना है। तो जब बनाएंगे हम, तो अब हम कंप्लीमेंट तो ले ही चुके हैं, तो एक मिनट, हाँ इस तरह से बनाएंगे। ए डैश में जो है बी शामिल है और बी डैश में ए शामिल है, तो दोनों में जो है ए और बी शामिल है, तो इसमें हम ए शामिल करेंगे, ए शामिल करेंगे और इसमें बी शामिल करेंगे, तो सब कुछ इसमें शामिल हो जाएगा, सब कुछ शामिल हो जाएगा इसमें। हमें एक चीज़ दिख रहा है कि इसमें जो यहाँ पर बी था,
क्या ये जो इंटरसेक्शन है ये इसमें शामिल होगा? क्योंकि ए और बी को तो हम शामिल कर नहीं रहे हैं, ए डैश बी डैश को शामिल कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, ये शामिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये बचेगा और बाकी सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। क्योंकि ए डैश में आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी शामिल नहीं है। ठीक है, और बी डैश में भी ए इंटरसेक्शन बी शामिल नहीं है। और हमें वो चीज़ों को शामिल करना है जिनमें ए इंटरसेक्शन बी शामिल ही नहीं है। तो यहाँ पर हम ये जो है ऐसा फिगर बनाएंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच वाला जो भाग है वो शामिल नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, है ना दोस्तों। तो ये है इसका वेन डायग्राम। तो इसको भी आप नोट कीजिए। देखते हैं एक प्रश्न और है, उसको भी देख लेते हैं। इसको नोट कीजिए और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। दोस्तों एक प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सर्वात्रिक समुच्चय है। ठीक, यानी U बराबर है, U बराबर सभी x सभी किसी समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुज ऐसे लिख लेते हैं। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, यानी जो ए बराबर है, ए बराबर ऐसा है कि x ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें क्या है, एक कोण 60 अंश से भिन्न है। इसका मतलब क्या है कि x में x डज नॉट बिलोंग टू समबाहु त्रिभुज, इसको स्किप करके सभी त्रिभुज। ऐसे ये गलत है, लेकिन गलत नहीं, मतलब मैं इसको समझने के लिए ऐसे लिख ले रहा हूँ, बड़ा स्टेटमेंट इसके लिए लिखना पड़ेगा बोर्ड पर। ठीक है, तो आप ये समझिए, कह रहे हैं कि 60 अंश नहीं है का क्या मतलब होता है। जैसे कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज बहुत सारे होते हैं, त्रिभुज इस तरह से 90 डिग्री बनेगा, ये दोनों 45 भी हो सकता है, अलग अलग भी एंगल आ सकता है। ठीक है, और एक समद्विबाहु बनता है, दोनों कोण बराबर हों, जैसे 30-30 के हों। ठीक है, इसका मान कुछ और आ जाएगा, 30-30 60, 180 60 हो जाएंगे, 120 हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई एक एंगल 60 अंश का हो। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीनों त्रिभुज 60 अंश के हों। कह रहे कम से कम एक त्रिभुज 60 अंश ना हो, त्रिभुज का कम से कम एक एंगल, एक कोण 60 अंश ना हो। जब कम से कम एक कोण 60 अंश का ना हो, इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि कम से कम एक त्रिभुज ऐसा मतलब कि होना चाहिए, सभी त्रिभुज होने चाहिए, लेकिन अगर सभी कोण इसके 60 अंश के हो जाएंगे इनमें शामिल किसी त्रिभुज के, तो क्या होगा, तो वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज यहाँ नहीं होना चाहिए और उस समतल में सभी त्रिभुज होने चाहिए और उसी का कंप्लीमेंट लेना है। तो भैया इसका कंप्लीमेंट आप लेंगे तो समबाहु को छोड़कर सभी त्रिभुज शामिल है, तो इसमें से जब समबाहु को और इसमें सभी त्रिभुज शामिल ही होंगे, तो जब समबाहु को छोड़कर सभी त्रिभुज को इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें बचेगा क्या, समबाहु त्रिभुज ही तो बचेगा। तो ये बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, यही बचेगा। x एक समबाहु त्रिभुज है, बस इतना ही करना है, ये इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ये चीज़ आई होप आपको समझ में बहुत आसानी से आ गई होगी। और एक प्रश्न और है, 7वां प्रश्न, इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न 7वां प्रश्न। इसमें 1 2 3 4 प्रश्न दिए हुए हैं और बहुत ही आपका रैपिड फायर का क्वेश्चन की तरह से ये है। इसको देख करके आपको बताना कॉमन सेंस है। ठीक है, इतना आपने प्रैक्टिस कर लिया, इसको देख कर ही आपको आंसर बता देना चाहिए।
तो चलिए देखिए इसमें कहा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसका बराबर क्या मान आएगा। देखिए अगर कहा ए यूनियन ए डैश, तो अगर ए है, ए डैश में किसी चीज का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, जरा कॉमन सेंस से बताइए, इमेजिन कीजिए, क्या यू आएगा कि नहीं आएगा। देखिए कैसे आएगा, ऐसे देख लीजिए, अगर ये ए है, ठीक है, ये ए है और ए डैश क्या है, ए को छोड़ करके जो एलिमेंट उपस्थित है वो ए डैश है। अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, इन दोनों को मिला लेंगे आपस में, तो यू के बराबर नहीं आ जाएंगे, यू तो सभी होते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा यू। ठीक, अगला देखिए फाइव डैश इंटीग्रेशन ए, तो देखिए फाइव डैश इंटीग्रेशन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा फाइव डैश का मान क्या होता है, फाइव डैश का मान यू के बराबर होता है कि नहीं होता, अभी हमने फार्मूले में बताया था आपको, फाइव डैश बराबर यू के मान के बराबर होता है, क्योंकि फाइव का जब डैश निकालेंगे, फाइव का पूरक निकालेंगे, तो यू में से नन एलिमेंट घटाएंगे, जीरो एलिमेंट घटाएंगे, तो यू तो पूरा बच ही जाएगा, तो फाइव डैश के बराबर यू हो जाएगा। और यू और ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे, यू और ए का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए ही तो आएगा, ये बराबर, ऐसे आप एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा यू इंटरसेक्शन ए और ये बराबर हो जाएगा ए। कैसे, जैसे मान लीजिए ये पूरा यू है, यू में ये ए है, तो कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो ए में भी है और यू में है, तो यही तो है, तो यही तो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन यही आएगा, ए आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है ए इंटरसेक्शन ए डैश, बताइए जल्दी, ए इंटरसेक्शन ए डैश, जब ए यूनियन ए डैश यू आ सकता है तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आ सकता है, ये ए है, ये ए डैश है, ए डैश है, यानी जो चीज ए में है वो ए डैश में नहीं है, जो चीज ए डैश में वो ए में नहीं है। ठीक, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, भाई कुछ भी नहीं है इसमें कॉमन। अगला है यू डैश इंटरसेक्शन ए, अब यू डैश इंटरसेक्शन ए पूछा है, तो इसका मतलब क्या पूछा है, यू डैश का मतलब क्या होता है भाई, फाइव होता है ना, यू डैश अभी फार्मूला बताया था मैंने, यू डैश इंटरसेक्शन ए करेंगे। अच्छा फाइव और ए का इंटरसेक्शन है, फाइव और ए में कॉमन क्या आएगा, फाइव ही आएगा, क्योंकि फाइव सभी समुच्चयों का समुच्चय होता है, बस। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ जो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है, इसका जो समुच्चय का चैप्टर है दोस्तों, उसके सभी हमने जो भी कंसेप्ट थे उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत डीप में समझ लिया है, और मैं समझता हूँ कि आपको इस चैप्टर में जो बेसिक जो पकड़ होती है बहुत मजबूत हो गई होगी। इसके बाद एक प्रश्नावली और है, अगर आप कहेंगे उसमें कोई क्वेश्चन फंसता है तो मैं इसको भी कभी करवा दूंगा, लेकिन अभी तक के लिए समुच्चय सिद्धांत के लिए इतना काफ़ी है। मैं अभी देखूंगा जैसी ज़रूरत होगी उसको भी करवा दूंगा, अदरवाइज हम अगले चैप्टर जो हमारा रिलेशन और फंक्शन है उस पर पहुंचेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड एक बार फिर विश यू ऑल हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच।